सम्मेलन भारत आया। तो साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? अब हमने आपको बताया था कि भारत में जो आपका उस समय पर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट थी 1919, उनको क्या बोले, उनकी समीक्षा करने के लिए आया था, या ये कहा गया था उसमें कि 10 साल के बाद में एक आयोग का गठन होगा। तो साइमन जो एक कमीशन है वो होना तो 1931 में गठित था, लेकिन हमने आपको बताया कि 1928 में गठित हो गया, 1928 में। लेकिन उसमें क्या था कि कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, तो उसको व्हाइट मैन कमीशन क्या कहा गया और उसका बहुत विरोध हुआ। तो वो जो साइमन आयोग आया उसने जाकर के अपनी रिपोर्ट फिर दे दी 1930, आप जानते हैं, उसने अपनी रिपोर्ट को जो है वो सबमिट कर दिया। तो जब उसने रिपोर्ट दी अपनी, तो उन रिपोर्ट पर विचार करने के लिए, इसलिए गोलमेज सम्मेलन हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस लिए हुए थे, याद रखना, ये हुए थे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर, साइमन आयोग जो साइमन कमीशन था, साइमन आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए, फॉर व्हाट, क्या बोलेंगे, टू रिव्यू। तो वो है, और तीसरे की 24 दिसंबर है, ठीक है। यहाँ क्या है, डेट आपका पहले और तीसरे की शुरुआत जो है वो नवंबर है, और यहाँ पर आपका सितंबर से शुरुआत है, दूसरे की सितंबर से। तो जनरली डेट्स नहीं पूछी जाती हैं। तो पहला क्या बोलेंगे, जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ वो हुआ आपका 12 नवंबर से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक। तो अगर बोले तो ईयर एंड पे शुरू हुआ और अगले ईयर की शुरुआत तक चला। बात क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर है सारी। ये इसका टोटल एक ओवरव्यू है कि गोलमेज सम्मेलन हुए। अब देखो, सारे गोलमेज सम्मेलन होते थे लंदन में। कहाँ पर होते थे? लंदन में। तीनों के तीनों लंदन में हुए हैं, ऐसा नहीं सोचना कि तीनों लंदन में नहीं हुए हैं। जैसे पहला हुआ 1931 में, तो इस समय पर जो वाइसराय था, जो भारत में आप जानते हैं कि वाइसराय होने लगा था 1858 के एक्ट के बाद से, तो यहाँ पर वाइसराय पहले गोलमेज सम्मेलन के समय जो था वो था इरविन। कौन था? इरविन पहले के समय पर आपका वाइसराय था। तो बहुत पूछा जाता है ये भी। और इस समय पर जो 1929 में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में क्या बोल दिया था, 1929 में एक स्लोगन आ गया था, पूर्ण स्वराज्य के लिए मांगे उठने लगी थी कि भाई अब तो डोमिनियन स्टेटस छोड़ करके भारतीय पूर्ण स्वराज्य की बात कर रहे हैं। तो पूर्ण स्वराज्य यदि देना पड़ा तो उस समय पर सरकार विचार करने लगी कि कम से कम डोमिनियन स्टेटस तो दे ही दो, नहीं तो कल को पूर्ण स्वराज्य की मांग आएगी। तो सब मंथन चल रहा था, तो भारतीयों को भी बुलाया गया, जितनी भी रियासतें थी उन रियासतों को बुलाया गया, और विचार किया गया कि भाई कल को अगर अखिल भारत एक संघ बनेगा तो उसमें रियासतें किस तरह से शामिल होंगी, क्योंकि रियासतें तो क्या कहती थी कि भाई हम तो अपनी स्वायत्ता चाहते हैं, हम तो एकदम से सेपरेट रहेंगे, हम तो नहीं शामिल होंगे क्योंकि कल को हमारी शक्तियां कमजोर होंगी। तो इस तरह से वो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव बुलाए और आपका ये बताया गया कि भाई आप भी जिस पक्ष से आए उस पक्ष की बात रखिए। तो कोई आपका एक मुस्लिम पक्ष से भी व्यक्ति गए, है ना, मुस्लिम लीग से, और आपका सिखों से भी व्यक्ति गए कि भाई जिन्होंने सिखों के लिए बात रखी, ठीक है, आपका डिप्रेस्ड क्लास से यानी कि अछूतों का प्रतिनिधित्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया। तो यानी कि सभी वर्गों के, ईसाइयों का पक्ष भी, क्योंकि भारत में उस समय तक ईसाई भी हो चुके थे, तो ईसाइयों का पक्ष भी रखा, जैसे केटी पॉल गए। तो बहुत सारे व्यक्ति गए जिन्होंने अपने अपने क्या बोलेंगे, अपने अपने एक अगर बात करें वर्ग का प्रतिनिधित्व किया और उसके लिए बातें रखी। तो वो लोग कौन कौन थे? वो लोग कौन कौन थे? तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुमार जैकर एक ऐसे व्यक्ति हैं, और साथ में एक व्यक्ति तेज प्रताप सप्रू, और साथ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ये तीन प्रमुख व्यक्ति आपको याद रखने हैं हमेशा, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तीनों में। हम सब करके बताएं जी, हम इस बात को याद रखेंगे। तो हिंदू महासभा से तो ये हो गया आपका। मुस्लिम लीग से कौन व्यक्ति थे? मुस्लिम लीग, क्योंकि जब तक जुलाई 1935 में भारत शासन अधिनियम नहीं आया, क्योंकि भारत शासन अधिनियम में ही शेड्यूल कास्ट नाम दिया गया, लेकिन इससे पहले तो कौन कौन से नाम पर चले थे? दलित नाम पर चले था, या फिर अछूत नाम पर चले था, या आपका बाद में महात्मा गांधी जी ने हरिजन, यानी कि आपका हरिजन कहकर के उनको पुकारा। तो ये सब नाम क्या थे? ये सब नाम प्रचलित थे, लेकिन तब तक एससी एंड एसटी ये सब प्रचलन में नहीं था। ये 1935 के अधिनियम से आया। तो हम 1935 के अधिनियम से पहले की बात कर रहे हैं। बात क्लियर है? ये नाम तो 1935 के अधिनियम से आए। यहाँ पर साथ ही महिला कौन कौन थी? महिला जो थे, जो भारत से गए थे, लेकिन उनमें से प्रमुख व्यक्ति ये हैं। हमारा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि इस समय पर भारत में जितना भी आंदोलन चल रहा था उसको लीड करने वाली पार्टी कौन सी थी? जो नेतृत्व था, या बोले कि भारतीय लोगों का जो विश्वास था वो किस पार्टी में था इस समय और सबसे अधिक था? तो मुझे बताइए कौन सी पार्टी इस समय पर थी? तो आप कहेंगे 1885 में बनी कांग्रेस पार्टी ही आपका लीड कर रही थी, नेतृत्व कर रही थी, और भारत में जितने भी आंदोलन थे उसमें मैक्सिमम आपका कांग्रेस के नेता होते थे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, क्या कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया है? तो सबने अपने अपने हित की बात की कि भाई हिंदुओं के लिए बात होनी चाहिए। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने कहा कि भाई आपका बाकी वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचन की बात इन्होंने कह दी। जैसे कि 1909 का अधिनियम था, तो आपका सेपरेट इलेक्टोरेट मिल चुका था मुस्लिम वर्ग को, बताइए हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ जी, उन्होंने पृथक निर्वाचन तो दे दिया था 1909 में ही। बाद में 1919 का अधिनियम हमने आपको पढ़ाया था। अगर दोस्त आपने नहीं पढ़ाया तो पॉलिटिकल क्लासेस में इनको पढ़ना समय रहते हुए आप। 1919 के अधिनियम में क्या हुआ था? जो बाकी सिख थे आपका, इन सबको भी क्या हुआ था? सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर अपने अपने पक्षों की बात रख रहे थे और अधिक प्रिविलेज मांग रहे थे और अधिक अधिकार। ईसाइयों के लिए केटी पॉल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी बात की कि भाई अगर तुमने मुसलमानों को, सिखों को, इन सबको सेपरेट इलेक्टोरेट दे रखा है, पृथक निर्वाचन दे रखा है, तो ये डिप्रेस्ड क्लास जो है, जो दलित वर्ग है, इस दलित वर्ग को भी आपका क्या देना चाहिए? आपको एक सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए, एक पृथक निर्वाचन देना चाहिए, ठीक है। यानी कि पृथक निर्वाचन अब इनको भी मिलना चाहिए। तो सबने अपने अपने मत रखे, सबने अपने मत रखे। लेकिन आप कहेंगे कि एक बड़ा वर्ग कांग्रेस यहाँ पर मौजूद नहीं है, या कहें तो एक पूरे एक देश के बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कांग्रेस यहाँ पर मौजूद नहीं थी, और कांग्रेस के मौजूद यहाँ न रहने के कारण यहाँ पर विचारों में बहुत ज्यादा मतभेद हुए। और यहाँ पर आप ऐसा समझिए कि उन्होंने देखा ग्राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जितनी भी बातें हुई उन सबको सुना गया, सबके पक्षों को रखा गया, तीखी बहस हुई वहाँ पर। और कहने का मतलब कोई परिणाम इसका नहीं निकला, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ये बात समझ गई कि अगर जब तक कांग्रेस इसमें शामिल नहीं होगी, और कांग्रेस जिन बिंदुओं पर मानने के लिए तैयार हो जाएगी ब्रिटिश सरकार की चीजों को, तो फिर उन बिंदुओं को बढ़ाना जो है वो बड़ी आसानी से, यानी कि बहुत आसान होगा उनको फिर एप्लीकेबल कराना, उनको फिर लागू कराना। तो उन्होंने क्या बोला? वो समझ गए कि कांग्रेस का होना जरूरी है। तो ब्रिटिश सरकार ने ये जोर दिया कि भाई कैसे भी करके जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो तो उसमें कांग्रेस आनी ही चाहिए, कांग्रेस आनी ही चाहिए। उन्होंने कहा जी कांग्रेस को कैसे बुला लेंगे? तो उन्होंने तो सविना अवज्ञा चला रखा है, और तुमने तो उनके नेताओं को उठा उठा करके गिरफ्तार करके बंद कर दिया। सो भाई क्लिक क्लिक नहीं प्लीज, रिक्वेस्टिंग भाई साहब अपना क्या बता रहा था मैं आपको कि उन्होंने कहा कि तुमने जो कांग्रेस के नेताओं को तो गिरफ्तार कर रखा है, तो वो तो आपका विरोध में रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तो कैसे भी करके इनको मनाओ और रिहाई करवाओ जो कांग्रेस के नेता हैं। तो कांग्रेस के नेताओं को जेल से छोड़ा गया। और कांग्रेस के नेताओं को जब जेल से छोड़ा गया तो इसी शर्तों पर छोड़ा गया कि भविष्य में एक नींव तैयार करनी है, दूसरी गोलमेज सम्मेलन में आना होगा। अब गांधी जी आंदोलन चला रहे थे सविनय अवज्ञा, तो सविनय अवज्ञा में ये कहा गया कि तुम सविनय अवज्ञा को निरस्त करो, ठीक है। इरविन के ऊपर दबाव बना, जैसे मैंने पिछली कक्षा में बताया था। बताओ किस पत्रकार की वजह से इरविन के ऊपर एक दबाव बनाया, ब्रिटिश सरकार के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हुआ था? फटाफट से बताएं। तो आप कहेंगे वेब मिल की वजह से आया कि ब्रिटिश सरकार पर, तो आप समझेंगे सारी चीजें। तो ब्रिटिश सरकार पर तो क्या था? आपका दबाव बन चुका था, एक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट हो चुका था, हाँ या ना? इंटरनेशनल प्रेशर आ चुका था कि इस भारत को तुम कह रहे हो कि तुम बहुत अच्छे से चला पा रहे हो, यहाँ पर बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, लेकिन तुम तो अत्याचार कर रहे हो यहाँ पर। तो ब्रिटिश सरकार का वो जो काला चेहरा सबके सामने आया, इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट हुआ। उन्होंने कहा कि कैसे भी करके सविनय अवज्ञा को शांत कराइए, बहुत बड़ा एक मास मूवमेंट बनता जा रहा है। तो उस समय पर आपका जो इरविन था, इरविन कौन है? इरविन था इस समय पर आपका वाइसराय। तो ये जिम्मेदारी सौंपी गई इरविन को, और इरविन ने कहा कि भाई आप इसको रोक दीजिए, हम आपकी जो भी डिमांड्स है उन पर हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो बातें क्या थी, इनके बीच में जो बातें हुई वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक बस सीन आप देखना है, पता है? ऐसा नहीं कि नोट करना, एक बार नहीं, ठीक है। ये क्या थी? कांग्रेस की डिमांड है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप एक ले लीजिए, बाद में एक पेज छोड़ देंगे, उस पर आप इन पे नोट्स को बाद में लिख लेंगे। कांग्रेस डिमांड जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्या क्या डिमांड्स थी कांग्रेस की, जो मानिए देखो। हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मांग वो है जो मान ली गई, लेकिन किसको छोड़ करके? तो मुझे बताइए क्या सरकार इस समय पर भगत सिंह या जो भी आपका हमारे क्रांतिकारी थे, जो हिंसा के आरोपी थे, सरकार उनको छोड़ने के पक्ष में थी या नहीं थी? यस और नो? आप कहेंगे नो।
हिंसा के आरोपियों को नहीं छोड़ना चाहते थे। हाँ, आंदोलन में किसी को गिरफ्तार कर लिया गया सबीना वगिया के दौरान, तो उसको जो है हम छोड़ देंगे, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या थी? भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। इसी के लिए तो दांडी मार्च चल रहा था। नमक बनाने का, देखो ध्यान से देखना, नमक बनाने का, बेचने का नहीं। आप बना सकते हो लेकिन ऐसा नहीं कि बना के उसको बेचने लग जाओ, उसका व्यापार करने लग जाओ, ऐसा नहीं होगा। भारतीय शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं, यानी उनको राइट टू प्रोटेस्ट दिया है यहाँ पर। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वाले को, उनके जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी, अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, उन सबको क्या होगा? पदों पर बहाल किया जाएगा। आंदोलन के दौरान जितनी जिसकी संपत्ति जब्त की गई है, उसको भी वापस किया जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो गांधी इरविन समझौते के मध्य कांग्रेस को मतलब मिली, या बोले इरविन ने, जिनको मान लिया कि हाँ ठीक है। अच्छा, इसके बदले में इरविन ने भी क्या माना? तो कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्न शर्त स्वीकार की। तो ब्रिटिश सरकार भी तो चाहती थी कुछ ऐसी थोड़ी समझौता कर रही थी। बताइए गांधी इरविन समझौता चल क्यों रहा था दरअसल में? कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को बुलाया जाए और कांग्रेस को संतुष्ट किया जाए, और संतुष्ट करने के बाद में भविष्य के लिए जो आपका इस देश में जो प्रारूप होना चाहिए संविधान का, या कोई भी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो किस रूप में से होगा, जब तक हम एक बड़े वर्ग का समर्थन नहीं पाएंगे तब तक हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कांग्रेस को मनाना था उनको, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्न शर्तें स्वीकार की, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। अब तक क्या चल रहा था? ब्रिटिश सामान का बहिष्कार, यानी अब विदेशी सामान का चलता था वैसे तो, जितना भी फॉरेन गुड्स था, तो उन्होंने कहा विदेशी का करें बेशक, लेकिन ब्रिटिश सरकार का विरोध ना करें। ब्रिटिश सरकार का विरोध ना करें, एकदम से ठीक कहा है सोनाली जी, बहुत बढ़िया। सोनम वर्मा, वेरी गुड। तो गांधी जी पुलिस की ज्यादतियों की जांच की मांग छोड़ देंगे कि भाई इस घटनाक्रम के दौरान पुलिस ने जो भी बर्बरता की, क्योंकि इमेज क्या बनी थी इस समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की कि भाई आप बर्बर हैं, आपको तो कहते थे कि हम तो एक सिविलाइज्ड गवर्नमेंट यहाँ पर चला रहे हैं, लेकिन तुम तो अनसिविलाइज्ड हो, एकदम से असभ्य हो। तो इनको पता था कि बाद में मांग की जो है जांच की जा सकती है, जांच की मांग की जा सकती है कि भाई यहाँ पर कितने लोगों को आपको मार डाला गया, इस सविनय अवज्ञा के दौरान कितने लोगों को आपका नुकसान पहुंचा, कितने लोगों को घायल किया गया। तो उन्होंने कहा इसको सबको रफा दफा करो, हम तुम्हारी बातें सुनने के लिए तैयार हैं। तो ये शर्तें गांधी जी ने भी मान ली, ठीक है जी। तो गोलमेज सम्मेलन करते हैं, ये बात तय होगी। तो बात क्लियर है? एक बार मुझे बताएं, बात मोहम्मद शफी की बेटी मैंने आपको बताई, उनकी एक काउंसलर के रूप में, लीगल एडवाइजर के रूप में उनकी गई थी, हम बताएं। तो सरोजिनी नायडू और एक थे जैसे कि मदन मोहन मालवीय। तो कभी भी ये मत सोच लेना कि ये कांग्रेस की तरफ से गए थे, ये तीनों गए एक ही जहाज से थे। मदन मोहन मालवीय, मालवीय, ये तीनों के तीनों गए थे आपका किससे? राजपुताना जहाज से। राजपुताना, राजपुताना जहाज से, एसएस राजपुताना जहाज से, यहाँ से गए थे, ठीक है? कहने का मतलब मेरा क्या, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि कांग्रेस की तरफ से जो गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ गांधी जी गए हैं, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय, जैसे कि उदारवादी दल या हिंदू पक्ष की तरफ से गए थे आपका मदन मोहन मालवीय, लेकिन एक ही जहाज से गए, क्योंकि गांधी जी ने शुरुआती दौर में अपना टिकट कैंसिल करा दिया था। इरविन का कार्यकाल कितना है? इरविन इरविन का कार्यकाल था 26 से 31। तो जब दूसरे में गया था विलिंगडन, तो गांधी जी की इच्छा थी कि विलिंगडन जब चार्ज संभाल ले तो मैं एक बार विलिंगडन से मुलाकात करके जाऊं, क्योंकि अभी तक तो जो वायसराय से बात हुई थी वो इरविन से हुई थी। अब एक नया वायसराय आ रहा है, कल को अलग बातें ना हो, तो वो पारदर्शिता रहे, तो गांधी जी चाहते थे कि एक बार विलिंगडन से मिलने के बाद में तब जाया जाए। तो उन्होंने अपना टिकट कैंसिल करा दिया था और बाद में इस जहाज से पहुंचे वो। इस जहाज से जाने के बाद में गांधी जी कहाँ रुके थे? ये इंपॉर्टेंट बात है, तो लिखना इस पे, गांधी जी एकमात्र, तो यहाँ कहीं किनारे पर लिख लीजिए, उसका नाम आता है आपका, बहुत पूछा जाता है, हॉल, किंग्सले हॉल में रुके थे। किंग्सले हॉल में, वहाँ के पत्रकार ने तो ये लिखा था जब वो आपका वहाँ जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, तो एक पत्रकार ने लिखा था कि एक मतलब विशेष प्रकार का ही दृश्य था कि एक व्यक्ति जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर जो है धोती पहने हुए चढ़ रहा था। वहीं पर एक व्यक्ति तो आपको याद होगा कि चर्चिल है। चर्चिल, तो चर्चिल ने क्या कहा था? चर्चिल ने गांधी जी का मजाक उड़ाया, उसने बोला हाफ नेकेड फकीर, अर्धनग्न फकीर है, आधे कपड़ों में आ गया है, आधे कपड़ों में। बहुत सारे पत्रकारों ने पूछा कि भाई तुम तो सम्राट से मिलने जा रहे हो, तो सम्राट से मिलने के लिए क्या तुम्हारी जो ड्रेस है ये उपयुक्त है? ये तो उपयुक्त जाननी पड़ती है, मतलब ठीक ड्रेस नहीं लग रही है, तुम तो बिना कपड़ों के सम्राट से मिल रहे हो। तो गांधी जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। देखो गांधी जी ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छे भाषण देते थे या गांधी जी बहुत अच्छा बोलते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन गांधी जी हाजिर जवाब थे और उनकी बातों में स्पष्टता थी। ये बातें आपको समझनी होंगी। ऐसा नहीं था कि वो कोई ऐसा बोलते ना, वो कोई एक जोशीले वक्ता थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो गांधी जी ने उनसे कहा था कि तुम्हारे सम्राट ने हम सबके कपड़े पहन रखे हैं। सोचिए इस बात में कितनी गहराई है। सम्राट ने ही सबके कपड़े पहन रखे हैं, यानी कि जो सबका हक है वो सम्राट आपका अपना चुका है, हथिया चुका है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी मैं बैकग्राउंड स्टोरी आपको बताता हूँ। दरअसल में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन आप सबको पता होगा, एक डेट कहीं पर लिख लेना, अगर मैं कहूँ 22 सितंबर 1921, ये बड़ी चर्चित डेट है गांधी जी से संबंधित। ये क्या है? तमिलनाडु, मदुरै, तमिलनाडु, मदुरै नहीं, मदुरै तमिलनाडु लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मदुरै तमिलनाडु, ये हम क्यों लिखा रहे हैं आपको? मदुरै तमिलनाडु में आपका एक भ्रमण था। कब? इस समय पर असहयोग आंदोलन चल रहा था, भ्रमण। किसका भ्रमण था? गांधी जी का, ठीक है? यहाँ पर एक भ्रमण था। इस समय पर गांधी जी ने जब देखा लोगों को, गांधी जी तो आप जानते हैं पहले सूट वूट सब पहनते थे, बढ़िया, बहुत ड्रेसेस के शौकीन थे, घड़ी-वड़ी पहनने के शौकीन थे गांधी जी। लेकिन गांधी जी ने जब देश के हालात देखे उस समय पर, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था असहयोग आंदोलन में कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाओ। अब इस बहुत सारे लोगों में देशभक्ति थी और बहुत सारे लोगों ने वस्त्रों की होली भी जलाई, और गांधी जी ने कहा खादी पहनना तुम शुरू करो। दरअसल में उन्होंने देखा खादी का उस समय पर उतना प्रोडक्शन नहीं था, लोगों को उतना रुख भी नहीं था, तो खादी बहुत महंगा पड़ता था। तो गांधी जी ने देखा कि सभी लोग खादी नहीं खरीद सकते हैं। इस देश में स्वदेशी अपनाने भर तक के लिए लोगों को जो चाहिए मिनिमम, कोई प्रोडक्शन ही नहीं था। तो उन्होंने देखा देश में लोगों के पास कपड़ा नहीं है। चंपारण के दौरान उन्होंने देखा इस देश में एक ऐसे परिवार से भी वो मिले कि उनके पास सिर्फ एक ही वस्त्र था और घर से बाहर जो कोई भी व्यक्ति जाता था वो उस वस्त्र को पहन के जाता था, बाकी सब लोग घर में अंदर रहते थे। समझ पा रहे हैं आप स्थिति को, परिस्थिति को समझ पा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मेरे देश में जब इतने सारे लोगों के पास में वस्त्र नहीं है पहनने के लिए, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कि मैं भी कम से कम कपड़े में रहूंगा, कम से कम कपड़े में, और वो स्वदेशी होंगे। तो ये इस समय पर गांधी जी ने क्या बोला था? लंगोट पहनना शुरू कर दिया था, लंगोटी धारण कर ली थी, लंगोटी धारण गांधी जी ने। तो याद रखना वो कहाँ पर की थी? तो दक्षिण यात्रा, तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु, मदुरै में आपका उन्होंने दक्षिण यात्रा की। तो दक्षिण यात्रा के बाद में उन्होंने लंगोटी धारण कर ली, और यहाँ पर किंग्सले हॉल में जब वो रुके और यहाँ पर भी वो धोती पहन के गए, तो सबने कहा कि भाई तुमको तो जो है अपने यार अच्छे से कपड़े पहन के आने चाहिए थे। तो उन्होंने, गांधी जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया था पत्रकारों से। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो अंग्रेज आते हैं, तो अंग्रेज यहाँ करके या जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए या कोई भी आया व्यक्ति, तो क्या उसने भारतीय परिधान धारण किए थे भारत में आकर के? क्यों नहीं किए? जबकि करने चाहिए कि यहाँ की जलवायु और दशा के हिसाब से तो वही कपड़े बेहतर हैं। तो उन्होंने कहा भारत में वहाँ जाकर के तो भारतीय प्रधान के कपड़े पहने धारण करने चाहिए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं किए। ठीक है? उपयुक्त और मतलब अनुकूल उनके लिए होता तब भी उन्होंने नहीं किए। तो मैं यहाँ आकर के लंदन में कैसे ही अपनी उस वेशभूषा को, और हमारा असली चेहरा यही है, हमारा असली व्यक्तित्व यही है, हमारी असली पहचान यही है, इस समय देश के हालात यही हैं, ताकि कोई विचार कर पाए। और मैं चाहता हूँ कि इसको दुनिया देखे कि हमारे देश के समय पर हालात क्या हैं, और ये जो सरकार की वजह से ये हालात हुए हैं, वो सोने की चिड़िया के हालात हुए हैं। अभी आप सबको पता होगा G20 का सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, तो मेरा दिल्ली जाना हुआ, तो मैंने देखा कि आपने भी देखा होगा, भारत में जितना भी जो हमारा मतलब इलाका है, जो स्लम है, उस सबको ढक दिया गया, हरे कपड़े से ढक दिया गया उसको। जो हमारे यहाँ पर सड़कों पे, सड़क पे जो आपका लोग हैं, कोई आपका छोले कुलचे बेचता है, कोई कुछ बेचता है, जो ठेली हैं, छोटे-छोटे जो वेंडर्स हैं, उन सबको हटा दिया गया। दिल्ली से लेकर के ग्रेटर नोएडा, जेपी में वो सम्मेलन हुआ था, और यहाँ इस बीच तक कोई एक वेंडर, कोई ठेली, कोई टपरी कुछ नहीं था। और ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए हटाया गया, उनके लिए उनके साथ 20 से 25 दिन तक। न जाने मतलब उन्होंने शायद ऐसा भी होगा, बहुत सारे लोग रोज़ काम करके अपने घर का पेट भरते होंगे, लेकिन उनको हटा दिया गया कि किसी और को ये चेहरा नहीं दिखना चाहिए भारत का।
मतलब हकीकत छुपनी चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, हकीकत छुपाने की चीज़ नहीं है और जैसे हम हैं, हमारा जो अभी हाल किया गया है वो दुनिया की नज़रों में आना चाहिए और हम इन्हीं डिमांड्स के लिए आए हैं, कुछ बेहतर हो पाएगा। समझे बात को? तो कांग्रेस की तरफ से ये गए और वहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई, तो यहाँ पर लिख लेना गांधी जी को क्या बोलेंगे, यहाँ पर इसको ऑल इंडिया यूनियन एक बनाया जाए। मैं बताता हूँ कुछ बिंदुओं पर यहाँ पर आपको, आप समझ पाएंगे आसानी से, इतना मुझे विश्वास है आपके ऊपर। यहाँ पर क्या बातें हुई थी? तो जो मुख्य बातें यहाँ पर ये हुई कि एक तो अखिल भारतीय संघ होना चाहिए, अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया यूनियन, अखिल भारतीय संघ हो एक, अखिल भारतीय संघ हो, ऑल इंडिया यूनियन हो, जो लोगों को आपका जितने भी लोग वयस्क हैं उन सबको मताधिकार मिले, एडल्ट फ्रेंचाइज जिसको हम बोलते हैं। क्या एडल्ट फ्रेंचाइज की बात यहाँ पर उठी, एडल्ट फ्रेंचाइज, ऑल इंडिया यूनियन की बात यहाँ पर उठी, ऑल इंडिया यूनियन की बात यहाँ पर उठी थी, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपका जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए पृथक निर्वाचन हो, यानी कि डिप्रेस्ड क्लास के लिए क्या हो, पृथक निर्वाचन हो। जिन्ना की अपनी ही डिमांड्स थी, आप जानते हैं जिन्ना का आपका 14 सूत्रीय कार्यक्रम था, जिन्ना 14 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए थे। तो भैया 14 सूत्रीय कार्यक्रम में जो बिंदु है, तो ब्रिटिश सरकार उनसे कहती थी कि भाई तुम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हो, ये सब बहुत सारे अधिकार हमने तुम्हें दे रखे हैं, पहले से दे रखे हैं। और यहाँ पर क्या हुआ था कि गवर्नमेंट समझ गई थी कि भाई कांग्रेस हमारी विरोधी है और तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपका इस समय पर मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार को साफ समझ में आया। तो इसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को बहुत सपोर्ट किया, हालांकि पहले से भी करते थे, लेकिन इसके बाद में तो टू नेशन थ्योरी जैसी चीजें, भारत और पाकिस्तान भी हो सकते हैं, सब चीजें शुरुआती दौर में नहीं थी, ये यहीं पर आकर के जन्म लेती हैं और सबको हम बताएंगे आपको भविष्य में। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस पर थे, जिन्ना जिन्ना किस पर थे आपका, जिन्ना मैंने बताया 14 सूत्रीय मांग को लेकर के, जिन्ना 14 सूत्रीय मांग। अब चूंकि पृथक निर्वाचन की जो बात थी, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर शेड्यूल कास्ट की बात पहले भी थी, या सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर आपका डिप्रेस्ड क्लास की बात पहले भी थी, लेकिन पहले गांधी जी मौजूद नहीं थे, कांग्रेस मौजूद नहीं थी। गांधी जी ने जैसे ही ये बात सुनी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आपका एससी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे हैं, कि जैसे सिखों के लिए पृथक निर्वाचन दे दिया, आपका मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन दे दिया, ऐसे ही दलित वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन होना चाहिए, गांधी जी एकदम से विरोधी हो गए। गांधी जी ने कहा क्यों होना चाहिए, ये जो दलित हैं वो हिंदुओं का हिस्सा है और इससे तो अगर तुम दलितों के लिए अलग से डिमांड करोगे और अलग से उनके लिए पृथक निर्वाचन होगा तो वो हिंदुओं से अलग हो जाएंगे और वो आपका हिंदू मतलब जो आपका वर्ग है उसका आप उससे अलग उसको ना माने, वो हम सब एक हैं। तो इससे तो आप क्या है कि आप धर्म को भी मार देंगे और धर्म को भी आप कमजोर कर देंगे और इससे जो हिंदू हैं वो कमजोर हो जाएंगे। इस तरह की डिमांड्स आप ना रखें। तो उन्होंने कहा कि भाई फिर तो एक काम होना चाहिए कि बाकी सबको जिनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिला हुआ है फिर उनको भी नहीं मिलना चाहिए, उनको भी। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर इनके विचारों में मतभेद आ गया। देखो कारण क्या थे उनके आने के। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का ये मानना था कि ये जो समाज में आपका छुआछूत जैसी चीजें हैं, यानी कि जितनी भी अनटचेबिलिटी जैसी चीजें हैं, अस्पृश्यता जैसी चीजें हैं, ये सब चीजें एक कानून बना करके जब तक दृढ़ नहीं होंगे तब तक इन सब चीजों को दूर नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कानून होने चाहिए कि भाई कोई व्यक्ति अगर आपका मतलब अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है, छुआछूत को बढ़ावा देता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। वही मानते थे कि भाई सबके लिए कानूनी एक आपका प्रोफार्मा होना चाहिए, एक ड्राफ्ट होना चाहिए कानूनी जो इन सब चीज़ों को दूर करे। गांधी जी का कहना था नहीं, नहीं, नहीं। गांधी जी का कहना था कि इस सब का कारण है आपका समाज, सामाजिक व्यवस्थाएं और जो समाज में व्यक्तियों की सोच है। गांधी जी ने कहा जब तक समाज के हृदय परिवर्तन नहीं होंगे, यानी कि जब तक समाज खुद को नहीं बदलेगा, व्यक्ति खुद को नहीं बदलेंगे, तब तक की व्यवस्थाएं दूर नहीं हो पाएंगी। और आपने देखा भी होगा आज के समय पर आप देखें दोनों की ही बातें सटीक बैठती हैं। जिस तरह से उनको कानूनी संरक्षण यदि ना दिया जाता निम्न वर्ग को या दलित वर्ग को तो शायद और ज्यादा कष्ट उसको झेलने पड़ते हैं। और साथ में आपने देखा होगा समाज में एक वर्ग के अंदर परिवर्तन भी आया है जो इन सब चीज़ों के खिलाफ या इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ें उठाता है, अवेयर जो लोग हुए, जो लोग सही मायने में शिक्षित हुए। सही मायने में शिक्षित का मतलब समझ रहे हैं? ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया, सही मायने में शिक्षित जो मानव को मानव समझते हो कि कोई ऊपर ऊंचा नीचा नहीं होता, कोई जात पात जैसी चीज़ें नहीं होती, हम सब मानव हैं, हम सब मनुष्य हैं। तो लेकिन दूसरा वर्ग आप कहेंगे गांधी जी के पक्ष दूसरा भी देखिए, वह भी सत्य है कि जब तक समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को नहीं बदलेगा, आप कहेंगे भैया आज भी समाज में छुआछूत जैसी चीज़ें बहुत हैं। आज भी व्यक्तियों के हृदय परिवर्तन सही मायने में नहीं हुए हैं, जो मानसिक बदलाव होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। यानी आज भी मौजूद है, तो कानून भी बन गए, अब तो आपका पॉलिटिकल राइट्स भी मिल गए, संविधान ने ताकतें भी दे दी, ठीक है? संविधान ने सबको बराबर भी होने का अधिकार दिया, लेकिन क्या तब भी छुआछूत जैसी चीज़ें संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर पाया? तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर फिर गांधी जी का जो सोचना था वह भी काफ़ी हद तक सही था कि इसके लिए समाज का हृदय परिवर्तन होना जरूरी है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों पर क्या हुआ, गांधी जी असहमत हो गए। गांधी जी असहमत हो गए। अब वो समझ रहे थे कि यार कुछ ना कुछ सहमति बनेगी, कांग्रेस आएगी, लेकिन उन सबका उद्देश्य क्या था कि एक बार इन सबको बुला लो और इन सबको ये दिखाओ कि भाई तुम लोग आपस में सिर्फ जो है ना एक दूसरे का विरोध करते रहोगे। ऐसी बात आपको याद है? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बर्किनहेड ने भी क्या कहा था कि तुम भारतीय अपना संविधान बना ही नहीं सकते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपोज कर सकते हो चीज़ों का, और यदि तुम कुछ भी कर लोगे आपसी सहमति से, सर्वसम्मति से, कंसेंसस से तुम कुछ भी कर लोगे तो तुम्हारी वो चीज़ें सरकार मान लेगी, ठीक है? तो यहाँ पर ये दिखाना था उनको कि तुम्हारा तो कंसेंसस बन ही नहीं सकता, सर्वसम्मति से तुम्हारी कोई चीज़ निकल ही नहीं सकती। तो यहाँ पर आपस में जब विरोध हुआ तो आप ये कहिए कि यहाँ पर जो रैमजे मैकडॉनल्ड था उसने अनाउंसमेंट किया कि भाई अब जो है हम जो तय करेंगे वही मान्य होगा, ठीक है? अब तुम लोग आपस में बहस करते रहते हो और यहाँ पर सभी व्यक्तियों का हस्ताक्षर करवा लिए गए, सबके साइन करवा लिए, भी साइन किए, सब लोगों ने वहाँ पर हस्ताक्षर किया कि भैया ब्रिटिश सरकार जो तय करेगी वही मान्य होगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तो गांधी जी यहाँ पर फिर वापस आते हैं और गांधी जी ने वापस आते ही अब ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि भई अब क्या किया जाए? तो एक वो तो जानते ही थे ब्रिटिश सरकार का तो काम था फूट डालो और राज करो की नीति पर। तो इस रैमजे मैकडॉनल्ड ने घोषणा की सांप्रदायिक पंचायत की। तो हम लोगों को समझना है वो सांप्रदायिक पंचायत क्या था? सांप्रदायिक पंचायत क्या था? और गांधी जी यहाँ पर गिरफ्तार हो गए। सविनय अवज्ञा फाइनली कब खत्म हुआ था हमने आपको बताया था, अप्रैल 1934 में। क्योंकि बीच में जब कोई चीज़ ऊर्जान्वित हो और एक ऊर्जा से काम करें और तो फिर वापस से उसी उत्साह से उसमें लोग जुड़ पाएँ, ये बहुत मुश्किल होता है। इस आंदोलन में भी ये हुआ कि एक तो सरकार की दमनकारी नीतियाँ रहीं और प्लस में लोगों का इसमें क्या हो गया, जो आपका जोश था, जो आक्रोश था, वो बहुत धीमा पड़ गया क्योंकि बीच में बहुत समय तक इस पर रोक रही और फिर आकर के वापस बोले फिर से शुरू करेंगे, तो लोगों का विश्वास नहीं रहा। क्योंकि असहयोग का विश्वास जो खत्म हुआ था वो बारदोली के द्वारा पैदा हुआ और बारदोली के द्वारा फिर आपका जो विश्वास पैदा होकर के सविनय अवज्ञा जितनी जबरदस्त तरीके से चला था, ब्रिटिश सरकार पर जितना दबाव बना था उतना दबाव फिर से बना पाना मुश्किल था। प्लस में जो क्रांतिकारी थे हमारे, उन्होंने एक अलग मार्ग चुन लिया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को 1931 में फांसी हो चुकी थी, तो युवा वर्ग था एकदम से नाराज था गांधी जी की नीतियों से, गांधी जी को काले झंडे दिखाई देते थे, बहुत आलोचना देश में उस समय पर गांधी जी की होती थी। तो ये भी उसके फेलियर का एक कारण रहा, ठीक है? हम सब करें जी, बातें क्लियर है हम सबको? ये आपके मनन की चीज़, आप इस तरह के एक्ट के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है, सबकी नजरें उन पर आ गई। तो यहाँ पर एक आप समझिए अनावश्यक दबाव भी आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर पड़ा कि भाई कल को अगर इसकी वजह से गांधी जी की डेथ हो गई, इस घटनाक्रम की वजह से, तो जो दोषी माना जाएगा वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को माना जाएगा। तो उनके ऊपर एक ऐसे समझिए कि आपका दबाव उनके ऊपर पैदा हुआ। इससे क्या हुआ? क्या बोलेंगे? एक दबाव हुआ। पहले समझाऊँ मैं आपको पृथक निर्वाचन क्या था, कैसे कर रहे थे इस चीज़ को, ये पृथक निर्वाचन उसको समझिए। तो इसके लिए पहले मुझे जनरल इलेक्शन आपको समझाना पड़ेगा। जनरल इलेक्शन क्या है? जैसे आपके यहाँ चुनाव आप जानते हैं, अभी 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, सबको पता है। 2027 में विधानसभा चुनाव जैसे मान के चलो हम किसी एक सीट को बोलते हैं कि एससी आरक्षित सीट है, किसी एक सीट को एससी आरक्षित सीट बोलते हैं, क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं लोकसभा में कितनी सीटें हैं जो आरक्षित सीटें हैं, 84 सीटें लोकसभा की आरक्षित हैं। इसी तरह से आरक्षित सीटें भी होती हैं हर चुनाव में। जो आपका एससी आरक्षित सीट है उस पर जो प्रत्याशी होगा वो किस कास्ट से होगा बताओ जरा? जो प्रत्याशी होगा वो एससी ही होगा, यानी कैंडिडेट जो होगा वो एससी ही होगा। मेरी बातों को जवाब देते चलें, फिर हम प्रोसीजर को पूरे को समझ जाएंगे।
एससी आरक्षित सीट पर प्रत्याशी एससी ही होगा, हाँ या ना? हाँ जी। लेकिन जो वोटर होंगे वो क्या एससी ही होंगे या सभी होंगे? तो वोटर होंगे सभी। वोटर कौन होंगे? सभी होंगे, ठीक है? अच्छा, जो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया, जो पृथक निर्वाचन की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा पृथक निर्वाचन में? अगर हम सेपरेट इलेक्शन की बात करें, पृथक निर्वाचन में क्या होगा? पृथक निर्वाचन में होगा ये कि जो प्रत्याशी है वो भी एससी होगा और वोटर भी एससी होंगे। प्रत्याशी एससी और वोटर भी कौन होगा? यानी बाकी सबको वहाँ पर वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। जैसे 1909 का पार्लियामेंट अधिनियम मुस्लिम लीग को दिया गया, तो वहाँ पर बोला गया जिन क्षेत्रों में मुसलमान आबादी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही व्यक्ति जो है वहाँ के हितों को बचाव के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके हितों के संरक्षण के लिए काम कर सकता है। अन्य कोई व्यक्ति होगा तो उस जो बहुसंख्यक जनता है उसके क्या बोलेंगे हितों के लिए वो काम नहीं करेगा, इसलिए ऐसे व्यक्ति का चुन करके जाना नहीं चाहिए उस क्षेत्र से। यहाँ से तो चुन के वही व्यक्ति जाना चाहिए जो सबके यानी कि जो आपका सर्वांगीण विकास की बात करे। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर बाकी लोगों के जो राइट्स हैं कि भाई एससी जाति जहाँ एससी आपका ज़्यादा है संख्या में, तो वहाँ पर एससी को ही टिकट मिले और वोटर भी एससी ही रहें और बाकी सबके अधिकार वोट के ना रहें। तो गांधी जी इसी चीज़ का विरोध कर रहे थे, भाई सबके अपने अधिकार हैं और किसी व्यक्ति का अधिकार तुम खत्म नहीं कर सकते हैं। व्यस्त मताधिकार की बात चली रही थी, सबको अधिकार है। अच्छा, यहाँ पर दिक्कत क्या थी? दूसरी चीज़ भी समझिए, इसका एक और पक्ष क्या था बड़े विस्तार से। जैसे मान के चलिए ये हो जाए प्रत्याशी एससी और वोटर एससी, वैसे तो बात की कोई दिक्कत ही नहीं है, पृथक निर्वाचन हो गया, लेकिन यहाँ पर परेशानी है कि बाकी सबके अधिकार जो है वोट के डालने के वो खत्म हो गए। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है? इसमें प्रत्याशी यदि एससी हो और वोटर सभी हो, दिक्कत ये होती है जैसे मान के चलिए इसमें एससी के प्रत्याशी थे आपका ए बी सी डी ई एफ 6 प्रत्याशी थे, बड़े ध्यान से समझना। और जब सभी लोगों ने वोट डाले तो ये व्यक्ति ऐसे समझिए सभी एससी होंगे, प्रत्याशी तो सभी एससी हैं, ए बी 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 सी बी डी बी ई बी एफ बी। तो जितना भी एससी समुदाय है वो सब तो चाहता है कि ए एक अच्छा व्यक्ति है जो एससी जाति का एससी का विकास कर सकता है, बी एक व्यक्ति है जो आपका दलितों का पिछड़ों का विकास कर सकता है, सी वो व्यक्ति उनको लगता है, डी वो लगता है। लेकिन जितने भी लोग एससी सपोर्ट नहीं मान के चलो एससी प्रत्याशी के विरोध में है, ठीक है, कि भाई एससी प्रत्याशी ए बी सी डी नहीं जीतने चाहिए और ई को वो चाह रहे हैं कि भाई ई एक ऐसा व्यक्ति है जो जनरल ओबीसी बाकी जितने भी वर्ग हैं उन सबको समर्थन देने वाला व्यक्ति है। तो ये सब क्या करेंगे? सारे लोग किसको वोट डलवाने के लिए प्रयास करेंगे? बाकी सब लोग। तो ये कहेंगे यार ई जीत जाए, ई। और ए क्या है? ये एससी का सही मायने में विकास करने वाला व्यक्ति है और सही विकास ये उनको देगा भी। लेकिन इस ए की किसी वजह से हार हो जाती है क्योंकि सारा का सारा उसके खिलाफ हो गए, सारे लोगों ने जीता एससी प्रत्याशी, लेकिन ये व्यक्ति क्या है? एससी का भला ना करके बाकी इनका कृपा पात्र होकर के इन सबकी मदद करेगा और उन सबके हितों के जैसे वो कहेंगे उस तरह से मतलब उनका प्रभाव उस पर होगा। तो ये संभव है या नहीं है? बताएं, क्या ये पॉसिबल है या नहीं? हाँ या ना? कि जो व्यक्ति सही मायने में वहाँ विकास कर सकता था उसको ना जिता करके संगठन आपका एक आंतरिक राजनीति करके उस ऐसे व्यक्ति को जिता दे जो उनका भला ना करे। पॉसिबल है? बस इतनी सी बात तुमको समझनी थी। तो इसका एक समाधान ढूंढा गया। इसका समाधान क्या ढूंढा गया कि भाई एक काम करिए, आप वोटर सभी को रखिए, ठीक है, अधिकार मत छीनिए। आप एक काम कर लीजिए, 2 बार वोट होंगी, 2 बार। कितनी बार वोट होंगी? 2 बार वोट होंगी। कैसे जी? यहाँ तक का तो प्रोसीजर समझ में आ गया कि भाई जो सही व्यक्ति है हो सकता है उसको हरा दिया जाए और जो खराब व्यक्ति है उसको शायद चुनाव जिता दिया जाए। तो ये कैसे बचा जाएगा इससे? 2 बार आपका वोट होंगे, 2 बार, 2 वोट का अधिकार दिया गया। कैसे जी? तो पहले बोला गया कि भाई 2 वोट डालेंगे, तो पहली बार में क्या होंगे? सिर्फ एससी वोटर होंगे, यानी ना तो जनरल वाले वोट डालेंगे ना ओबीसी वाले, एससी वाले सिर्फ एक बार वोट डालेंगे और इन वोटर्स में से आपका वो सभी को वोट देंगे। तो क्योंकि उनको पता है एससी वाले लोगों को कि भाई ई और एफ ऐसे पर्सन हैं जो हमारी मदद नहीं करेंगे, ये तो बाकी सबके प्रभाव की वजह से हैं, तो इनको वो वोट नहीं देंगे। तो उन्होंने वोट दिया ए बी सी डी को। तो यहाँ पर बोला गया जो टॉप 4 होंगे, टॉप 4 होंगे एससी के व्यक्तियों द्वारा उनको चुना जाएगा कि भाई कौन व्यक्ति इसमें रहेंगे। तो ये जो लोग थे इनके दूर होने के अपना आप ही ऑपरेशन हो गया, नहीं हो गया? इनको खुद ही इस चुनाव से बाहर कर दिया गया। एक बार तो वोट डली कि भाई वो अंतिम वोट नहीं है, लेकिन कौन-कौन व्यक्ति उनके समाज में उनका हित कर सकते हैं, कौन-कौन वो व्यक्ति होने चाहिए जिसको वो चाहते हैं कि भाई ताकत और शक्ति इस व्यक्ति को मिले, हमारा प्रतिनिधित्व ये व्यक्ति करे, तो ये हमारा भला कर सकता है। तो उन्होंने देखा ई और एफ तो हमारा भला बिल्कुल नहीं करेंगे, तो उनको पहले स्टेप में ही बाहर कर दिया गया। हम सब करके बताएं, बात क्लियर है? कॉमन सी बात थी। क्या बोला हमने? कि भाई सबको जनरल वोट डालते हो, अगर आप वोट ही नहीं डालते हो और आपको यही नहीं पता वोट कैसे डालते हैं फिर तो दिक्कत है। फिर भी नहीं जानते तो जान लो, आपको एक वोट डालना होता है। उनको चाहेगा कि भाई खराब लोगों को तो कौन चाहेगा? तो ये जनरल के साथ चाह सकता है, ओबीसी चाह सकता है कि एससी का भला करे ना करे, हमारे प्रभाव को करे, लेकिन खुद कोई समुदाय क्या कभी ये चाह सकता है, कोई भी समुदाय कि भाई हमारा विकास जो व्यक्ति नहीं करेगा उसको हम आगे लेके आएंगे? कोई ऐसा चाह ही नहीं सकता, कोई व्यक्ति भी नहीं चाह सकता। तो इसलिए ऐसे दोबारा वोट पड़ेंगे तो क्या होगा? तब एससी भी जनरल भी ओबीसी सभी वोट करेंगे, लेकिन इस बार मजबूरी क्या होगी? ये बाहर हो चुके हैं पहले ही, एबीसीडी में से ही किसी को चुनना पड़ेगा जो समाज का हित सही मायने में चाहते हैं। तो हो गया इलाज। तो कितनी वोट का अधिकार मिल गया? तो यहाँ 2 वोट का अधिकार मिला था। ये सारी चीज़ मैं आपको समझा रहा था और उम्मीद है आपको मार्च 1933 में। और फिर इसके बाद में आप जानते हैं भारत के संविधान के लिए सबसे ज़्यादा सोर्सेज कहाँ से लिए गए हैं? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, 1935 के भारत शासन अधिनियम से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम यहीं से होकर के निकला, भारतीय संविधान का प्रारूप या आपका साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, गोलमेज सम्मेलन में जो डिस्कशन हुआ और उसके बाद में यही बना आपका जुलाई में अगले में ये बन गया आपका जुलाई 1935 में। इसी की वजह से आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सभी नवज्ञा हम आपको बता चुके उसके विफल होने के क्या कारण थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया आपका जुलाई 1935 में, ठीक है? ये बात याद रख लेनी है और इतना ही आज की कक्षा में था कि इस समय की घटनाएं क्या थी। बात क्लियर है?